कह रहे हैं कि उनके पास सारे सबूत हैं। लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि जब इतने पुख्ता सबूत हैं और मान लीजिए आपके हिसाब से चुनाव आयोग मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो कोर्ट जाएंगे? राहुल गांधी ने जो जवाब दिया आप सुनिएगा तो हैरान रह जाइए। कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। सुनिए एक बार। लेकिन बम तो फुस हो गया। इस धमाके का कोई असर शाम तक नहीं हुआ लेकिन बम तो फुस हो गया। इस धमाके का कोई असर शाम तक नहीं हुआ तो शाम तक राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिस पर लोग बातें करने लगे कि राहुल गांधी का असली एजेंडा आखिर क्या है। क्योंकि आज वोट चोरी के नए आरोप लगाकर राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी ने जेन जी का जिक्र किया और यह जेन जी का नाम जब भी आता है तो लोग नेपाल की बात करने लगते हैं। नेपाल में हाल में जो भयंकर बवाल हुआ था, जिसमें संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रधानमंत्रियों के घर से लेकर मंत्रियों के घरों में आगजनी हुई थी, मारपीट हुई थी, खौफनाक तस्वीरें आई थी, नेपाल में तख्ता पलट हुआ था, वो सब जेन जी प्रोटेस्ट के नाम पर हुआ था। नेपाल में इसी में भयंकर अराजकता भी दिखी थी। जब राहुल गांधी ने आज जेन जी का जिक्र किया और अपने वोट चोरी वाले सियासी एजेंडे में इसको जोड़ा तो लोगों ने सवाल उठा दिए कि आखिर राहुल गांधी का असली मकसद क्या है। क्या वो जेन जी को भड़काना चाहते हैं? वो भारत में नेपाल जैसा हाल बनाना चाहते हैं क्या? क्योंकि इंडी गठबंधन के कई नेता पहले ही खुलकर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालत भारत में होने की बात कर चुके हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं ताकि भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बन जाए। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। राहुल गांधी का बैड लक ही खराब चल रहा है। आज उनका एक और कथित बम फुस हो गया जब मार्केट्स रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग के आरोपों पर गौतम अडानी और उनके ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। इन आरोपों की जांच में सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि जांच में यह पता चला कि इनसाइडर ट्रेडिंग, मार्केट मैनिपुलेशन जैसे आरोप बेदम है। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर यह आरोप लगाए थे जिससे अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए थे। सेबी की क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने कहा कि हिंडनबर्ग के आरोप निराधार थे। यह साबित हो गया। गौतम अडानी ने कहा कि जिन निवेशकों ने इन फर्जी और एजेंडाधारी आरोपों की वजह से नुकसान झेला उनका दुख है। जिन लोगों ने यह फर्जी नैरेटिव फैलाया उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट पैनल ने भी यह माना था कि हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं था और हमने पाठशाला में तमाम सबूत आपके सामने रखे थे कि हिंडनबर्ग कैसे एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है। वो भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स कर देना चाह रहा था कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिला दो ताकि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी गिर जाए और टारगेट फिर नरेंद्र मोदी को कर। और आज देखिए सब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं ना। इसलिए कहता हूं पाठशाला देखा कीजिए। पाठशाला में अगली क्लास आपको दिखाता हूं। मोदी के सामने ट्रंप का झुकना तय, टैरिफ घटने वाला है, लेकिन रूस चीन भारत की तिकड़ी का अब क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के पहले पाकिस्तान की नई डील, मुनीर को मोदी के नए भारत की मार से कौन बचाने आने वाला है? ट्रंप और मोदी के बीच फिर बढ़ने लगा याराना तो चीन अब पाकिस्तान को पुचकारने लगा है क्या? अब इसका चैप्टर। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा था, मोदी, पुतिन, जिनपिंग मिलकर जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने में जुटे थे, क्या वो बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर अब पॉज हो गया है? क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका भारत का फिर से दोस्त बनने के लिए तड़प रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भारत पर टैरिफ घटा देंगे। ट्रंप पीएम मोदी को बर्थडे विश करने के लिए सबसे पहले फोन लगा दे रहे हैं। अगर ट्रंप टैरिफ पर मोदी के सामने झुक गए, जिसके पूरे आसार, और हमने कहा था कि आदमी रास्ता देख रहा कि कहां से हम निकलें और फिर सरेंडर करें, तो फिर रूस, चीन और भारत की तिकड़ी का क्या होगा? अमेरिका से भिड़ने के लिए रशिया, इंडिया, चाइना जो RIC बन रहा था, उसका अब क्या होगा? क्योंकि आप देखिए कि इधर ट्रंप ने भारत के सामने झुकना शुरू किया, उधर चीन ने फिर से अपना पुराना खेल शुरू किया। चीन ने पाकिस्तान को पुचकारना शुरू कर दिया। भाई उसको भी लगा कि भाई अगर मोदी और ट्रंप फिर दोस्ती कर लेंगे, अमेरिका भारत फिर दोस्त बन जाएगा, तो चीन क्या करेगा? तो वो पाकिस्तान को फिर पुचकार रहा है। चीन ने पाकिस्तान के लिए अपनी कौन सी हथियार फैक्ट्री खोल दी जिसे वो पूरी दुनिया से छिपाकर रखता है, वो आगे दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि चीन और तुर्की जैसे देशों के सहारे टिका पाकिस्तान अब भारत की मार से बचने के लिए कैसे सऊदी अरब के पास गया है। सऊदी अरब से भिखमंगे पाकिस्तान को क्या ऐसा मिल गया जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए।
पाकिस्तान को हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू ना कर दें, और इसी डर में पाकिस्तान कभी चीन के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी तुर्की के पास। अब पाकिस्तान पहुंच गया है बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब के पास। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो डील की है, क्या वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की मार से बचा पाएगी, ये आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी के नए भारत से पाकिस्तान क्यों इतना डरा हुआ है। पाकिस्तान को नया डर इसलिए लगा है क्योंकि अब तक पाकिस्तान जिस ट्रंप के नाम पर उछल रहा था, वो ट्रंप आजकल नरेंद्र मोदी का नाम लेते नहीं थक रहे। नरेंद्र मोदी का बर्थडे आया था तो ट्रंप ने सबसे पहले फोन घुमा दिया। अब तो कहा जा रहा है कि ट्रंप भारत पर टैरिफ भी हटा देंगे। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका और भारत के बीच पैदा हुए विवाद का समाधान अगले 8 से 10 सप्ताह में निकल सकता है। अमेरिका भारतीय सामान पर लगने वाला 25% का अतिरिक्त पीनल टैरिफ नवंबर तक हटा सकता है। अमेरिका की तरफ से लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ भी 25% से घटकर 10-15% के बीच आ सकता है। हाल ही में भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच से नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत पर अमेरिका के अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली आमने सामने की बातचीत थी। यानी केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान आना सीधा सीधा यह हिंट है कि ट्रंप जो है भैया बैकफुट पे जा रहे हैं, और ट्रंप ने भी इसका हिंट दे दिया खुले में। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। I'm very close to India. I'm very close to the Prime Minister of India. I spoke to him the other day, wished him a happy birthday. We have a very good relationship. He put out a beautiful statement too. We have. यानी ट्रंप दुनिया के सामने फिर ये कहते हुए चले जा रहे हैं कि भाई मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त मोदी हैं, मैं तो भारत से बहुत प्यार करता हूं। ट्रंप की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अमेरिका भारत से झगड़कर नहीं रह सकता। भारत से झगड़ा करना अमेरिका के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, इसलिए ट्रंप अब अपनी गलती सुधार रहे हैं। ट्रंप को पहले लगा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर वो भारत को झुका लेंगे, रूस से भारत को दूर कर देंगे, लेकिन भारत ने अलग ही खेल कर दिया। नरेंद्र मोदी चीन पहुंच गए थे, जहां पुतिन और जिनपिंग के साथ मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा था। ट्रंप की मनमानी का जवाब देने के लिए भारत, रूस, चीन इकट्ठा हुए थे, और इसी में RIC यानी रशिया, इंडिया, चाइना के संगठन को फिर से रिवाइव करने की बातें हो रही थी। लेकिन अब जब ट्रंप भारत की ताकत को समझकर फिर से दोस्ती करने के लिए तड़प रहे हैं, तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई रशिया, इंडिया, चाइना की तिकड़ी का क्या होगा। दुनिया को जो जवाब देने की शुरुआत हुई थी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्या। भारत अपने हितों के लिए किसी से दोस्ती नहीं तोड़ेगा, लेकिन किसी एक के पाले में एकदम से नहीं जाएगा। भारत के लिए जितना अमेरिका इंपॉर्टेंट है उतना ही रूस भी इंपॉर्टेंट है। चीन भी भारत से दोस्ती करके रखने में ही अपनी भलाई समझ रहा है आजकल, लेकिन चीन के साथ भारत दोस्ती करने में भी हर कदम पर ध्यान रख रहा है। पल पल में बदलती इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच पाकिस्तान का हाल यह है कि उसे तो सबसे जरूरी यही लग रहा है कि जो भारत की मार से बचाए वही अपना यार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भारत की मार से बचा लो, अब पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि अगली बार अगर भारत ने ठोकना शुरू किया तो भाई ट्रंप भी ना बचा पाएगा, क्योंकि मोदी इसी बार नहीं रुके तो अगली बार कहां से मान जाएंगे ट्रंप के कहने पे। इसलिए पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से सौदा करके यह सोच लिया है कि कहीं हम बच जाएं। भाई सौदा क्या किया कि भले ही हमारे न्यूक्लियर हथियार ले लो, मगर भारत की मार से बचा लेना। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई, जिसे दोनों देशों के बीच नेटो जैसा समझौता बताया जा रहा है, जिसे डन करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे हुए थे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज के बीच इस डील पर साइन करने की खबरें हैं। जिस वक्त इस डील पर साइन हो रहे थे तब पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर भी वहीं मौजूद था। इसके अलावा उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी सऊदी अरब में डेरा जमाए हुए हैं। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। वैसे कहने को तो इस समझौते के तहत सऊदी अरब और पाकिस्तान आपस में मिलिट्री सहयोग करेंगे, लेकिन इस समझौते में 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब मानेगा कि सऊदी अरब पे हमला हो गया और वो साथ देगा। ऐसे ही अगर सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तान साथ देगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल हैं, यानी पाकिस्तान सऊदी अरब की परमाणु हथियारों से भी मदद करेगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से यह डील क्यों की, यह सबको पता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था।
साफ कर दिया था कि अगर सीमा पार से आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध माना जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि पता नहीं कब भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्र खुद जाए। इसी खौफ में जी रहे पाकिस्तान ने अब सऊदी अरब से डील कर ली कि भाई मेरे को मारेगा तो तुम आओगे ना। इस डील को करके शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को लग रहा है कि उन्होंने भारत के खिलाफ पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया। वो सोच रहा है कि अब भारत पाकिस्तान को नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 किया तो सऊदी अरब मदद के लिए आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच समझौता इस बात पर हुआ है कि एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इस बात पर कोई समझौता नहीं हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों पर हमले को सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ही निशाना बनाकर हमले किए थे। इसलिए भारत जब चाहे पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जंग में तो सऊदी अरब भारत का मजबूत साझेदार है। और अगर सऊदी अरब साथ दे भी दिया तो यह नया भारत है बॉस। अपना काम करना है तो करना है भाई। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने साथ दिया, हथियार दिए, तो क्या भारत ने नहीं ठोका पाकिस्तान को? ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने हथियार दिए, ड्रोन भेजे, तो भारत ने नहीं मारा पाकिस्तान को। तो सऊदी अरब भी होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? सऊदी अरब में ही थे, राजकीय दौरे पर। जेद्दा में रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। सऊदी अरब में पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी दी गई थी। सऊदी अरब ऐसा अपना खास मित्र देश और पार्टनर के लिए ही करता है। लेकिन भाई उसी दिन पहलगाम अटैक हुआ, पीएम मोदी तुरंत दौरा छोड़े वापस आ गए। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहलगाम हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को हर तरह से मदद की पेशकश की थी। तो पाकिस्तान हाथ पर मार रहा, मारने दीजिए। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौते को किसी देश के खिलाफ नहीं बताया है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मक्कार देश की साजिश से भारत सतर्क है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत सरकार को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐसे समझौते की पहले से जानकारी थी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान को पता है कि उसके पाले हुए आतंकवादियों के खिलाफ अगर भारत एक्शन लेगा तो सऊदी अरब छोड़ो कोई देश भारत को रोक नहीं पाएगा। लेकिन सवाल तो यह भी है कि अगर भिखारी पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब सैन्य समझौते के लिए तैयार क्यों हुआ? इसके पीछे सऊदी अरब की क्या मजबूरी है वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि इस डील के जरिए अब सऊदी अरब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी सऊदी अरब ने बिना परमाणु हथियार बनाए ही न्यूक्लियर कवच हासिल कर लिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1970 के दशक में पाकिस्तान के गुप्त न्यूक्लियर प्रोग्राम को सऊदी अरब ने फंड भी किया था और शर्त यह थी कि सऊदी अरब को कभी खतरा हुआ तो पाकिस्तान उसे न्यूक्लियर हथियार देगा। लेकिन आप सोचिए कैसा भिखारी देश है पाकिस्तान कि अपने हथियार भी किराए पे चढ़ा दे रहा है। पाकिस्तान के साथ डील करके सऊदी अरब ने भिखारी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों तक अपनी पहुंच बना ली। लेकिन पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ? इसको लेकर चर्चा है कि सऊदी अरब को परमाणु हथियार किराए पर देकर मुनीर और शहबाज ने सस्ते तेल की डील कर ली है। भिखारी पाकिस्तान ने डिफेंस डील के नाम पर सऊदी अरब को अपने परमाणु हथियार गिरवी रख दिए ताकि सऊदी अरब उसे भीख देता रहे। लेकिन आखिर सऊदी अरब की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने ये डील कर ली? इसके पीछे भी कई वजह हैं। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा में अटैक, ईरान से सऊदी अरब के तल्ख रिश्ते, अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर सऊदी अरब का भरोसा टूटना, इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करना और पाकिस्तान का परमाणु संपन्न देश होना। लेकिन कहा जा रहा है कि समझौते के पीछे सबसे बड़ी वजह अरब देशों के साथ अमेरिका की धोखेबाजी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच यह समझौता पड़ोसी कतर की राजधानी दोहा के हमले के ठीक बाद हुआ है।